शहजाद पूनावाला जी, आप परिवार पर कह रहे हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, वो सवाल आपसे रोजगार पर पूछ रहे हैं, कैसे जवाब दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो कुछ चैनलों को छोड़कर राहुल गांधी को कोई सीरियसली गंभीरता से लेता नहीं है जब वो इन विषयों को उठाते हैं। मिनिमम रिटेल प्राइस एमआरपी को बताते हैं, वो कहते हैं कि मनरेगा माफ हुआ या नहीं हुआ। जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने वाराणसी के युवाओं पर की, ऐश्वर्या राय पर की, उसको तो छोड़ ही देते हैं। परंतु आ जाते हैं खड़गे जी के बयानों पर। अब खड़गे जी जो बोल रहे थे, अब एक और इनकी नेत्री है प्रियंका वाड्रा, सुनिए उन्होंने क्या कहा था हिमाचल चुनाव में। 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद है, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स का जो प्रॉमिस था आपका, उस पे सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट जॉब का ये प्रॉमिस नहीं था। हमारा था कि हम 1 लाख रोजगार हर साल पैदा करेंगे। रोजगार, ये नहीं कहा था कि सरकार में। अब एक कहते हैं कि सरकारी नौकरियां 1 लाख देंगे हिमाचल प्रदेश में, और उनके मुख्यमंत्री उन्हीं को खारिज करते हैं। जैसे रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी को खारिज कर दिया और कहा कि देखिए गुजरात का मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है। अब जहां तक रोजगार का सवाल है, मैं उस पर 2-3 टिप्पणी कर लेता हूं और उसके बाद मैं अपना विषय भी रख देता हूं। रोजगार का आंकड़ा सुनिए, 11 करोड़ ईपीएफओ थे जब ये लोग छोड़कर गए, आज 27 करोड़, मतलब 16 करोड़ की बढ़ोतरी। 18 से 25 की एज ग्रुप में सबसे ज्यादा हुई। 16 करोड़ तो सीधे सीधे कोई लोग भर रहे हैं पैसा उसका नौकरी के लिए। ईपीएफओ ऐसे बिना पैसे के नहीं होता। एलएफपीआर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, 2014 में 45 से कम, आज 58 से ज्यादा। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे 6 लाख सरकारी नौकरी, आज की तारीख में 9 लाख, ये पार्लियामेंट के पटल पर रखी गई है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 2014 में 36%, 2023 में 56%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कल ही एनएसओ का डेटा है, 3.1%, लोएस्ट है 7 साल में। अच्छा, उसके अलावा आप कुछ जमीन पर देख लीजिए। 11 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनते थे, आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहे हाईवे। कौन बना रहा है? इटली के लोग बना रहे हैं क्या? पहले 70 एयरपोर्ट बने थे 70 साल में, आज 144 है। किसने बनाया एयरपोर्ट? 5 सिटीज में मेट्रो थी, आज 20 सिटीज में मेट्रो है। किसने बनाई ये मेट्रो? 3.5 करोड़ गरीबों के आवास बने, किसने बनाए ये आवास? 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए। अब मान लीजिए कि 3 लोन पर 1 जॉब, तो उसको भी कैलकुलेट कर दीजिए। और सीएमआई का डेटा जो ये लोग कोट करते हैं, उस डेटा के हिसाब से मध्य प्रदेश में, जहां से अभय जी आते हैं, मेरे भाई बहुत दिनों बाद स्टूडियो में आए हैं, वहां पर 2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। हमारी सरकार 18 वर्ष बाद भी रिपीट हुई। इनकी राजस्थान में सरकार थी जहां पर 20% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, इनकी सरकार रिपीट नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में रिपीट नहीं हुई, डिलीट हो गई। और उसके अलावा 700 स्टार्टअप थे 2014 में, आज 90,000 स्टार्टअप है। अब इसमें जोड़ लीजिए कि नौकरी मिली होगी नहीं मिली होगी। परंतु मैं आपको बताता हूं कि इनकी समस्या इनके राजनीतिक बेरोजगारी की है। अब बताइए, लालू जी किसके लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं? तेजस्वी तेजप्रताप, सोनिया जी प्रियंका राहुल के लिए, और स्टैलिन जी उदयनिधि के लिए। और रोजगार नहीं मिलता है तो उदयनिधि स्टैलिन कभी हिंदू धर्म को, सनातन को गालियां देते हैं, उसको कहते हैं समाप्त करेंगे सनातन की, उनको परिभाषा भी नहीं पता है। मैं पूछना चाहता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी तो कह दिया ना, क्या रोजगार बेरोजगारी की बात कर रहे थे उदयनिधि स्टैलिन? और उसके अलावा आप देख लीजिए आज जिस प्रकार का ए राजा का बयान आया है। ए राजा कहते हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए, राम मेरे विरोधी है। बताइए, मैं तो भारतीय मुसलमान छोटा सा एक गिलहरी की तरह हूं, मैं भी प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानता हूं, पर यह राजनीतिक रूप से जो बेरोजगार है वो किस प्रकार से सनातन के खिलाफ सुपारी लेकर बैठे हैं। और अभय दुबे जी वैसे तो एक ठेठ सनातनी है, परंतु वो भी उदयनिधि स्टैलिन को बाहर नहीं कर पाएंगे, वो भी ए राजा को बाहर नहीं कर पाएंगे। क्यों करेंगे भाई? इन्हीं के पार्टी के लोगों ने कहा है कि मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं। इन्होंने कहा राम जी का अस्तित्व नहीं है। इन्होंने कहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी आरएसएस का इवेंट है। इन्होंने कहा है कि अर्जुन को कृष्ण जी जो है जिहाद सिखाते हैं। तो कैसे बोलेंगे? ये मुझ पर हमला कर सकते हैं, परंतु ये राजनीतिक बेरोजगार इनकी पार्टी जो हमला करती है हिंदू धर्म पर, उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगे। परिवारवाद पर पीएम का सबसे ज्यादा जोर रहा और वो राजनीतिक परिवारवाद को लेकर वो हमला करते हैं। अब ऐसे में उन्होंने जंगल राज पर भी आज हमला किया है अभय जी। और अमित शाह, देश के गृह मंत्री, कह रहे हैं कि बार बार राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए एक पूरी पार्टी झोंक दी गई है। परिवारवाद की पराकाष्ठा है वहां। अंजना जी, मैं मानता हूं कि ये लड़ाई प्रजातंत्रवादी और राजतंत्रवादियों के बीच है। ये लड़ाई पूंजीपतिवादी और समाजवादियों के बीच है। ये लड़ाई उदारवादी और संकीर्णतावादियों के बीच है। हां, ये लड़ाई परिवारवादी और अवसरवादियों के बीच है। प्रधानमंत्री जी, जब आप पहली बार सदन में गए और आपने लोकसभा में शीश नवाया तो ऊपर उठकर नहीं देखा। वहां पर लिखा हुआ था मूल वाक्य हमारे सनातन का, अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हमने तो पूरी पृथ्वी को परिवार माना प्रधानमंत्री जी, और आपने परिवार किसको माना? रोजगार किसको दिए? जैसे अभी मेरे साथी मित्र कह रहे थे, परिवार का विस्तार किया प्रधानमंत्री जी आपने किया। हेमंतो बिस्वा शर्मा जिसके खिलाफ बुकलेट निकालते थे भ्रष्टाचार की, परिवार का विस्तार करके उसको शामिल कर लिया। भाग मुकुल भाग, उसको शामिल कर लिया।
आपने अजीत पवार को परिवार में शामिल कर लिया, जिस पर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया था। उसके साथी की पुत्री अदिति तटकरे को शामिल कर लिया, उस हसन मुंशरिफ को शामिल कर लिया जिस पर आरोप लगाया था कि 40,000 किसानों का पैसा प्रधानमंत्री जी वो खा गया। आपने व्यभिचारी, आतंकवादी, आपने बैंक लुटेरे, आपने किसानों के हत्यारों को परिवार में शामिल कर लिया प्रधानमंत्री जी। आपने एक जम्मू कश्मीर गए तो सैफुल्ला फारूक एक आतंकवादी को टिकट दे दिया, तारिक अहमद मीर एक आतंकवादी को टिकट दे दिया। ऐसे परिवार का विस्तार प्रधानमंत्री जी आपने किया। आपको तो ख्याति अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी। जब भी आपकी सत्ता को चुनौती मिलती है, जब आपकी सत्ता पर संकट गहराता है, तो आप बागवान पिक्चर के अमिताभ बच्चन आप में उतर आता है, भावुक हो जाते हैं प्रधानमंत्री जी और कहने लगते हैं मुझे इस बात का जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी, क्या वो किसान 15 करोड़ किसान परिवार इस परिवार का हिस्सा नहीं है आपके परिवार का, जिनके बच्चों के सिर में पीछे से गोलियां मार दी, जिनकी राह में कील और कांटे बिछा दिए प्रधानमंत्री जी। 57 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में ठगे गए, भर्ती परीक्षा लीक पेपर हुआ प्रधानमंत्री जी। आपने परिवार में किसको अवसर दिया? संदेश खाली का संदेश दे रहे थे। ये मराक को नहीं जानते आप? बर्नार्ड मराक कौन है ये? आज तक ने स्टोरी दिखाई 76 महिलाएं, जिसमें 6 से 7 नाबालिग बच्चे थे, जिसके घर डिटोनेटर निकले, जिसके घर ड्रग्स निकला, जो पुराना आतंकवादी था, जो 2022 में उत्तर प्रदेश में पकड़ाया और 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट पर मेघालय के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया। प्रधानमंत्री जी आपके संसदीय क्षेत्र को भूल गए। उस संसदीय क्षेत्र में ये देखिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कार के आरोपी थे, क्या उन दुखी दर्दी परिवारों से मिलने का दायित्व तो आपका नहीं था? अगर आप संदेश खाली में मिलते, हाँ कार्रवाई होनी चाहिए संदेश खाली में भी, लेकिन संदेश खाली नहीं जाना चाहिए प्रधानमंत्री जी, एक सख्त संदेश जाना चाहिए। परिवारवाद पर आपका जवाब नहीं आया। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लॉन्च करने में पूरी ताकत झोंक दी गई है। आपका क्या एजेंडा है? सरकार और सरकार पर आरोप लगाना एक हिस्सा होता है, लेकिन आपका क्या एजेंडा है? बेरोजगारी पर आप क्या करेंगे? उन्होंने सुना दिया हिमाचल प्रदेश का। प्रियंका जी कह रही थी 1 लाख जॉब देंगे और फिर सुक्खू साहब कह रहे हैं कि हम जॉब का सृजन करेंगे, हमने ये कहा था। अंजना जी, हमारा उद्देश्य साफ है। परिवारवाद, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा 140 करोड़ लोगों का परिवार है, लेकिन 140 लोगों का ध्यान रखा। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम न्याय करेंगे। जब किसान न्याय की बात की तो कहा समर्थन मूल्य का कानून सरकार में आते ही हम बना देंगे। उन्होंने बराबरी के न्याय की बात की तो कहा प्रधानमंत्री जी, जिसको 2021 में सर्वोच्च अदालत में आपने नकार दिया था कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा, आर्टिकल 246 7 शेड्यूल के एंट्री 69, वो केंद्र का अधिकार है, मैं जातिगत जनगणना हरगिज नहीं कराऊंगा। राहुल गांधी जी ने कहा कराएंगे और न्याय देंगे। युवा न्याय, ये देखिए आपकी सरकार का दस्तावेज, 30 लाख में से 9,97,000 नौकरियां खाली है प्रधानमंत्री जी। वो न्याय उसके बाद आएंगे अगले राउंड में, बताइए अगले राउंड में। मैंने सारे इश्यूज नोट किए, एक एक करके अभय जी का 10-10 सेकंड में हर विषय का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा पूंजीपति बनाम समाजवादी 140 लोगों को हमने संपन्न बना दिया। उसमें से एक नाम किसका लेते हैं? वो अडानी, रेवंत रेड्डी अडानी आज भी लिया उन्होंने। हाँ, ये पूंजीपति है, ये समाजवादी है। अब पूरा जवाब अपने समय। ये कब की फोटो है? ये अभी जब डेवोस में गए थे, वहां पर भी एक महाकुंभ होता है अर्थशास्त्रियों का, और वहां का वो पिछले खान पान वहां पे अलग होता है सर। मैंने आपके बीच में नहीं, मैंने आपके ये एमओयू साइन किया हुआ है सर, ये तस्वीर में एमओयू साइन किया हुआ है 12,000 करोड़ का। आज भी उन्होंने अडानी का नाम लिया है। अंजना जी मेरा समय है, अंजना जी ये तरीका नहीं, 1 वर्सेस 3 है वैसे भी, एक अकेला सब पे भारी, परंतु थोड़ा सा थर्ड भी आ ही जाएगा। ये सब एक ही वायरस के अलग अलग स्ट्रेन है। अरे अब सुन लीजिए, बीमारी ना भाई, पूरे बीमार वायरस। अभय जी मैंने आपके बीच इतने स्तरहीन में, आप प्रधानमंत्री की कबर खोदने की बात करें। हमने क्या कहा? नहीं, बीच में बोले जा रहे हैं। पर आप बीमारी से तो मत तुलना कीजिए ना। ऐसा है, प्रधानमंत्री जी के परिवार तक चले जाना, उनको क्या क्या उन्होंने कहा, और मैं अगर वायरस और स्ट्रेन कह दूं तो मैं बड़ा गुनहगार हूं। सारे गुनहगार हैं जो गलत बोलेंगे। अंजना जी उत्तेजित मत कीजिए, मैं 1 वर्सेस 3 हूं। मैं इनसे बोलना चाहता हूं, इन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री के परिवार में कौन है। कान खोल कर सुन लीजिए, हमारे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं। हमारे परिवार में 80 करोड़ वो लोग हैं जिनको राशन मिला, 12 करोड़ वो लोग हैं जिनको नलके मिले, 13 करोड़ वो लोग हैं जिनको टॉयलेट मिला, 3.5 करोड़ वो लोग हैं जिनके आवास बने, 50 करोड़ लोग वो हैं जिनके अकाउंट खुले, 44 करोड़ वो लोग हैं जिनके मुद्रा बने, 44 करोड़ लोग वो लोग हैं जिनको मुद्रा से बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिला, 25 करोड़ लोग वो हैं जो गरीबी से बाहर आए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने अपने 10 वर्ष में किन का घर बनाया? अपना
अपना घर छोड़कर वो बता दीजिए, आपके घर में केवल स्पीच में मत बोलिए, आपके घर में केवल राहुल और प्रियंका है, आपके घर में केवल तेजस्वी और तेज प्रताप है। परंतु मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा संदेश खाली में सख्त संदेश। देखिए, उन्होंने मेघालय का उदाहरण दिया। अंजना जी, वो मेघालय के व्यक्ति को तो हमने गिरफ्तार करवाया, आईआईटी बीएचयू वालों को भी हमने, सुन लीजिए बीच में नहीं, हमने गिरफ्तार करवाया, परंतु संदेश खाली पर, क्योंकि वो राइवल चैनल का, अंजना जी मैं बीच में नहीं चला रहा हूं, संदेश खाली पर खड़गे जी ने कहा ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। संदेश खाली पर प्रियंका वाड्रा का एक ट्वीट आया क्या अभी तक? और सुनिए, झारखंड में दुमका के बाद, जहां पर एक विदेशी महिला के साथ क्या हुआ, उसके बाद पलामू में एक 21 वर्षीय बच्ची का सामूहिक बलात्कार हुआ, उस पर प्रियंका जी ने बोला क्या? बेलगावी में एक महिला को निर्वस्त्र किया गया, आदिवासी महिला को, कुछ बोला क्या? प्रियंका जी का एक ट्वीट, संदेश खाली, दुमका, पलामू या बेलगावी का एक ट्वीट दिखा देंगे, मैं माफी मांगूंगा। हाथरस चली गई थी, हाथरस में कार्रवाई हुई, यहां पर कुछ नहीं हुआ। एनीवेज, मैं आना चाहता हूं किसान पर। किसान पर उन्होंने बोला कि एमएसपी की गारंटी का लॉ 2006 में बनी थी, स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट 14 तक धूल खाती रही, हमने उसको लागू किया। उसके बाद 17-18 में जिस प्रकार से प्रशंसा की स्वामीनाथन जी ने, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तो केरल में ना एपीएमसी है, ना वहां पर एमएसपी है। केरल में कब एमएसपी लागू करेंगे? वायनाड से आते ना सांसद जी, बताइए राहुल जी, कब लागू करेंगे केरल में एमएसपी और एपीएमसी? और उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की, तो मैं उस पर भी बता दूं, कर्नाटका में तो सर्वे हो रखा है, काहे जारी नहीं करते रिजल्ट? क्योंकि डीके शिव कुमार करना नहीं चाहते, और टीएमसी का ऑफिशियल स्टैंड है कि हम जातिगत जनगणना नहीं चाहते। रोका किसने था? नेहरू जी ने। विरोध किसने किया? राजीव जी ने, इंदिरा जी ने मंडल का विरोध किया। और इसके बाद आकर ये हमें ज्ञान देंगे, उस पार्टी को जिसने ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है, उस पार्टी को जिसके 80 सांसद ओबीसी है, उस पार्टी को जिसके 27 मंत्री ओबीसी से आते हैं, उस पार्टी को जिसके 40 एमएलसी ओबीसी है, और उस पार्टी को जिसने संवैधानिक स्टेटस दिया ओबीसी कमीशन को, इन्होंने काहे नहीं किया? एक ओबीसी अध्यक्ष बना था, उसको भी लात मारकर, धोती फाड़कर बाहर कर दिया। आज भी राहुल जी ने कहा है, और जब आदिवासियों की वो बात कर रहे थे तो वो एंकर्स तक आ गए कि एंकर्स कोई आदिवासी नहीं है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। देखिए, सामाजिक, क्योंकि ये दशकों से तो आप लोग की भी सरकार रही ना इस देश में, तब कौन से थे बता दीजिए। सामाजिक न्याय के पुरोधा बनकर राहुल गांधी जी आए हैं। मेरा सौभाग्य है कि जिन लोगों ने महात्मा गांधी के चरित्र और कृतित्व को प्रत्यक्ष नहीं देखा, वो आज देख सकते हैं जो राहुल गांधी के रूप में प्रतिबिंबित होता है। पहला झूठ, ये जो मेघालय का आरोपी पकड़ाया था ना, उस पकड़ाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया है। इन्होंने पूछा हमारी सरकार ने क्या किया और तुलनात्मक बात की। मेरी सरकार जब थी 10 वर्ष तक तो अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया था। 15 करोड़ किसान परिवारों को उनकी जमीन का अधिकार दिया, जो प्रधानमंत्री जी ने आते ही एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाकर छीनने की कोशिश की, जो राहुल गांधी जी ने रामलीला मैदान से हुंकार भरी तो वो निर्णय वापस लेना पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने 14 करोड़ लोगों को मनरेगा के तहत काम का अधिकार दिया। उसके बाद 10 करोड़ लोगों को जल, जंगल और जमीन का, आदिवासी परिवारों को हमने अधिकार दिया। करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। पारदर्शी तरीके से सरकार चलाई जाए, उसके सूचना का अधिकार दिया। आपने क्या किया बताइए? आपने 12 करोड़ लोगों के आरोप से कैसे निकलिएगा सर? इस पर अपनी स्ट्रैटेजी बताइए। अब पीएम कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, और कह रहे हैं आप लोग परिवार में अटके हुए हैं, परिवारवाद में। इसको कैसे काउंटर कीजिएगा? पॉलिटिकली चुनाव का वक्त है ये, इस पर जवाब दीजिए। फिर आ रही हूं, मनोज सिंह काका भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का परिवार अगर परिभाषित करना है तो 5,35,000 करोड़ रुपए के जो बैंक फ्रॉस्टर्स हिंदुस्तान से बारी बारी सत्ता की सरपरस्ती से विदेश भगा दिए गए, वो परिवार प्रतिबिंबित होता है प्रधानमंत्री जी आपका। आपके अगर परिवार की इतना दुख दर्द होता तो इस देश की महिलाओं को महंगाई की आग में नहीं झोंकते, जब आप ताकत लगाकर कहते हैं इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, पूरे देश के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। उनको लगता है पेट्रोल और डीजल 400 के पार कर देंगे, उनको लगता है दाल और तेल प्रधानमंत्री जी 400 के पार कर देंगे, उनको लगता है कि बेतहाशा बेरोजगारी हिंदुस्तान में बढ़ा दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी युवा आपके देश के, आपके परिवार के सदस्य नहीं थे, उनके साथ ये भेदभाव। इस पर एक छोटा सा जवाब, फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि इन्होंने कम से कम ये कहा कि मनरेगा का भुगतान होता है, मनरेगा की माफी नहीं होती, जो राहुल गांधी समझा रहे थे एक छोटे से बच्चे को। एनीवेज मैं वीडियो प्ले कर सकता हूं पर एम्बैरेस हो जाएंगे, छोड़ देते इसको। जल जीवन जंगल का अधिकार की बात की। 370 जब तक लागू था मैडम, जम्मू कश्मीर में SC ST के कोई कानून लागू नहीं होते थे वहां पे, ना जल जंगल जीवन के कानून होते थे, ना वहां पर प्रिवेंशन ऑफ SC ST एट्रोसिटीज एक्ट होता था। इनसे पूछे ना कि आदिवासी समाज का इतना बात करते हैं तो राष्ट्रपति किसने कहा द्रौपदी मुर्मू जी को? पहली बार जब आदिवासी समाज से कोई बनी तो उनको राष्ट्रपति कह दिया। इनसे पूछे कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती कब है, वो बता नहीं पाएंगे। 15 नवंबर को है। जनजातीय गौरव दिवस किसने मनाने का काम किया? आपने क्यों नहीं
बनाया 70 साल में? क्योंकि एक ही परिवार की चरण वंदना करनी थी। इनसे पूछे 10 ट्राइबल म्यूजियम किसने बनाया? इनसे पूछे एसटी का बजट जो था 4,500 करोड़, उसको बढ़ाकर 13,500 करोड़ किसने किया? क्यों नहीं किया इन्होंने? डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड में उनको पहली बार हिस्सेदारी किसने दी? और संदेश खाली पर मैं अब मुझे विवश करने किया है इन्होंने, मैं चलाऊंगा ये बाइट। ने जंगल राज बोला। संदेश खली मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का क्या कहना है? देखिए, किसानों के बारे में तो हमको इस खली जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, देखो वहां पर हमेशा ये चलते रहता है। वहां पर हमेशा ये चलते रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपने वक्तव्य दूसरा दिया था अध्यक्ष जी के लिए, अंजना जी आपने कहा छोटी मोटी घटना, उन्होंने छोटी मोटी घटना नहीं अंजना कहा। जी मैंने परिभाषित करके कहा था, इस बात का तात्पर्य अंजना जी आप भी निकाल के इनको समझाइए कि यहां पर ऐसे ही होते रहता है। और आखिरी बात, इन्होंने महंगाई की बात की। मान्यवर, कुछ तो शर्म लिहाज कीजिए। हिमाचल जैसे प्रदेश में 6 रुपया इन्होंने डीजल का बढ़ा दिया और इनके समय पर एवरेज इन्फ्लेशन 10% के ऊपर, आज 5.1% है, जबकि 2 वैश्विक चुनौतियां हैं। तो कुछ तो सोच समझकर बात कीजिए। अभय जी, मैं जानता हूं कि राहुल गांधी जैसे एनपीए को आपको डिफेंड करना है, पर इतना आप झूठ बोलेंगे क्या? देखिए, हिमाचल प्रदेश का आपने जिक्र किया तो बहुत बड़ा संदेश हिमाचल प्रदेश से आज आया है। 1500 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में हम डालने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जिसको कहते थे कि ये रेवड़ियां बांट रहे हैं,